गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य, और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपकी पुस्तक है उसमें से पार्ट 17 प्रकरण है दोहराव के बिंदु। विद्यार्थियों, जो आधुनिक काल, अरे यहाँ लिख दूं मैं, क्या आधुनिक काल लिख दूं, आधुनिक काल प्रकरण, क्या आधुनिक काल, इसका दोहरान कार्य चल रहा है। विद्यार्थियों, आपने जो पाठ पढ़ा है वो पाठ कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी जो मुख्य टॉपिक और बचे हुए हैं या जो पढ़ा दिए गए हैं उनके ऊपर और आपकी अच्छी पकड़ करवाने के लिए मैंने कुछ टॉपिक बनाए हैं कि उन टॉपिक के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। आधुनिक काल आपके जो पाठ दिया हुआ है, तो आप पहला टॉपिक है आज का छायावाद का प्रवर्तक। अपना टॉपिक है आज छायावाद का प्रवर्तक। छायावाद का प्रवर्तक पर टिप्पणी लिखिए। यह अपना टॉपिक है विद्यार्थियों। तो आप को मैंने बताया था छायावाद जब पढ़ाया उस समय कि छायावाद के मुख्य 4 स्तंभ हैं: प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाए और उसको प्रवर्तक क्यों कहा जाता है, क्यों माना जाए, है ना, यह प्रश्न बनता है। तो इस संदर्भ में अपन हल करेंगे कि छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाना चाहिए, उसे क्यों माना जाना चाहिए, उसने ऐसी कौन सी काव्य रचना की जिसके कारण उसको छायावाद के प्रवर्तक की संज्ञा दी जाती है। तो हम इसे हल करने जा रहे हैं। आप लिखो विद्यार्थियों, छायावाद के शुरू होने के समय और उसके प्रवर्तक के बारे में विद्वान एक मत नहीं है। शुक्ल जी छायावाद के प्रवर्तक का श्रेय मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को देते हैं। इलाचंद्र जोशी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। ठीक आई बात समझ में कि शुक्ल जी तो मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को देते हैं, और इलाचंद्र जोशी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं, वो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। स्वच्छंदतावादी कविताओं के कारण, लिखो, स्वच्छंदतावादी कविताओं के कारण कुछ विद्वान श्रीधर पाठक को छायावाद का प्रवर्तक बताते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत के उच्छ्वास काव्य से इसका प्रवर्तन मानते हैं। प्रसाद का कानन कुसुम और उसमें संग्रहित छायावादी ढंग की रचनाएं जरना से पहले ही
जरना से पहले ही पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी थी। इस कारण छायावाद का परिवर्तन लगभग 1918 ईस्वी से और छायावाद का प्रवर्तक प्रसाद को माना जाना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद में अगला टॉपिक है छायावाद के प्रमुख कवि। विद्यार्थियों हेडिंग डालेंगे आप, छायावाद के प्रमुख कवि। छायावाद के मुख्य कवि तो 4 हैं, उनके अलावा भी कुछ कवियों ने छायावाद काव्य रचना को आगे बढ़ाया है, इसलिए उनको भी स्थान देना पड़ेगा। तो लिखें आप, पॉइंट डालेंगे छायावाद के प्रमुख कवि। लिखो, सर्वसम्मत रूप से जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। झरना, आंसू तथा लहर इनकी अन्य छायावादी रचनाएं हैं। निराला, पंत एवं महादेवी वर्मा छायावादी काव्य धारा के अन्य प्रमुख स्तंभ हैं। निराला की जूही की कली, निराला की जूही की कली, अनामिका, परिमल और गीतिका, पंत की उच्छ्वास, पंत की उच्छ्वास, ग्रंथि, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन तथा महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, नीरजा, नीरजा जा एवं सांध्य गीत रचनाएं छायावादी काव्य धारा की विशिष्ट कृतियां हैं। छायावाद के अन्य कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मा, रामकुमार वर्मा, मोहनलाल महतो, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र तथा आरसी प्रसाद सिंह उल्लेखनीय है। इसके बाद में नया पॉइंट डालेंगे अगला, अज्ञे, है ना, अज्ञे प्रयोगवाद के जनक, अज्ञे प्रयोगवाद के जनक। टिप्पणी लिखनी है इसके ऊपर कि अज्ञे प्रयोगवाद के जनक कैसे हैं। हाँ, लिखो, लिख लो, अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक एवं अज्ञे प्रयोगवाद के
प्रवर्तक एवं जनक माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं क्योंकि नंबर 1, क्योंकि नंबर 1 लगा के लिखो। आगे ने सन 1940 के आसपास प्रयोगवादी काव्य आरंभ करने की योजना बनाई और सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन करवाया। तार सप्तक का प्रकाशन करवाया। ठीक है। नंबर 2, प्रयोगवादी काव्य रचने के लिए उन्होंने कवियों को एकत्र किया और उनको प्रोत्साहित किया। नंबर 3, आगे ने 3 तार सप्तकों का प्रकाशन एक व्यवस्था के अनुसार करवाया। नंबर 4, प्रयोगवाद एक नयावाद था। उसे स्थापित करने के लिए उन्होंने नई मान्यताएं प्रस्तुत की और प्रयोगवाद की आवश्यकता और उसके महत्व पर प्रकाश डाला। नंबर 5, उन्होंने इस नई काव्य धारा में प्रयोगशीलता पर बड़ा जोर दिया। इसके बाद में लिखो साटोत्री कविता। पॉइंट डालेंगे क्या? साटोत्री कविता मतलब 1960 के बाद पर 1960 के पश्चात लिखी गई कविता। इसके ऊपर आपको क्या लिखनी है? टिप्पणी समझनी है। लिखो साटोत्री कविता क्या होती है, इसको साटोत्री क्यों कहा गया। हाँ, लिखो साटोत्री कविता का वास्तविक जन्म सन 1962। इसका जन्म 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात हुआ। जहां से हिंदी कविता ने एक नया मोड़ लिया है। वह मोड़ कथ्य के नवीनतम रुझान और सामयिक चिंतन तथा नवीन भाषा शिल्प से जुड़ा है। पैराग्राफ चेंज करो। साटोत्री पीढ़ी की कविता में दो स्वर प्रमुख रूप से
ध्वनित हुए। पहला स्वर मंजली पीढ़ी के मोहभंग का था, जो स्वतंत्रता के 20 वर्ष पश्चात अचानक ही सन 1967 के आसपास सुनाई देने लगा। इससे सामान्य जन के साथ बुद्धिजीवियों का भी मोहभंग हुआ। पैराग्राफ चेंज इसी में लिखना। दूसरा प्रमुख स्वर विद्रोह का था। इस विद्रोह के कुछ कारण भारतीय परिवेश जन्य थे और कुछ कारण समसामयिक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय चेतना से जुड़े हुए थे। साटोत्री कविता में इन सभी की अभिव्यक्ति हुई है। अभिव्यक्ति हुई है। इसके बाद में लिखो नवगीत से तात्पर्य। नवगीत से तात्पर्य। नवगीत से तात्पर्य। भाई नवगीत क्या होता है, नवगीत से क्या तात्पर्य है ना। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है, आ सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नवगीत से क्या तात्पर्य है इसके बारे में आप नोट्स के रूप में लिखेंगे। लिखना शुरू करो। नवगीत या नया गीत नाम नई कविता के तुलना पर रखा गया है। जैसे प्रयोगवाद के साथ नई कविता का सूत्रपात आधुनिक रुचि और वैज्ञानिक दृष्टि के कवियों ने किया, उसी प्रकार नवगीत का सूत्रपात भी हुआ। भाई जैसे प्रयोगवाद के साथ नई कविता का सूत्रपात हुआ था ना, वैसे ही क्या हुआ कि आधुनिक रुचि और वैज्ञानिक दृष्टि के कवियों ने भी उसी प्रकार नवगीत का सूत्रपात हुआ। लिखो, इन नए गीतकारों ने गीत को अत्यधिक भावुकता, तुकबंदी, रूढ़ियों तथा अति प्रचलित शब्दावली से मुक्ति दिलाकर एक नई दिशा प्रदान की। इन गीतों में घरेलू जीवन का परिवेश है, प्रकृति के अछूते बिंब हैं और आसपास के जीवन का रंग है। इन गीतकारों में विशिष्ट है ओम प्रभाकर, श्री राम सिंह, मणि मधुकर,
बाल स्वरूप राही आदि इन कवियों ने गीतों के माध्यम से जीवन के विसंगीतमय यथार्थ और व्यक्ति के आहत अनुभवों के चित्र उभारे हैं। आगे लिखो, दीर्घ या लंबी कविता की विकास यात्रा। दीर्घ या लंबी कविता की विकास यात्रा। लिखो, दीर्घ या लंबी कविता की विकास यात्रा। भाई दीर्घ या लंबी जो कविताएं हैं उसकी विकास यात्रा, मतलब ये दीर्घ और लंबी कविताएं हैं तो किस प्रकार के कवियों के द्वारा लिखी जाने लगी और इनका आरंभ कैसे हुआ, कौन से कवियों ने किया, है ना। ये बात हम इस बिंदु में करेंगे कि दीर्घ या लंबी कविता की विकास यात्रा किस प्रकार आरंभ हुई। लिखेंगे आप, लंबी कविताओं अथवा दीर्घ कविताओं का प्रचलन छायावाद युग से हो गया था। उस समय पंत की परिवर्तन निराला की राम की शक्ति पूजा, पंचवटी प्रसंग, यमुना के प्रति सरोज स्मृति, निराला की रचना है भाई, तथा प्रसाद की प्रलय की छाया जैसी कविताओं में दीर्घ कविता के सूत्र विद्यमान थे, परंतु गहराई से चिंतन करने पर इन कविताओं तथा वर्तमान काल की दीर्घ कविताओं की रचना प्रक्रिया में काफी अंतर है। वस्तुतः नई कविता के प्रसार काल में अनेक कवियों ने लंबी या दीर्घ कविताओं की रचना की, जिनमें नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, अज्ञे आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। आगे है प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं। हाँ विद्यार्थियों पॉइंट डालो, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां भी कहते हैं इसको। दूसरा और क्या नाम है इनका? प्रवृत्तियां। लिखो,
प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, इसमें शोषित और शोषक वर्ग की अवधारणा, शोषक वर्ग की अवधारणा व्यक्त की गई। नंबर 2, इसमें वर्ग वैषम्य लिख लो देख के, वर्ग वैषम्य आदम है, वर्ग वैषम्य का अंकन, वर्ग वैषम्य का अंकन। नंबर 3 लिखो, धर्म ईश्वर आदि का विरोध। नंबर 4, अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन पुरजोर किया गया। अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन पुरजोर किया गया। नंबर 5 लिखो, प्रगतिवादी कवि वायवी एवं आकाशचारी न होकर धरती जुड़ने एवं जनसामान्य की समस्याओं से जूझने का स्वर व्यक्त करते रहे। नंबर 6, प्रगतिवादी कवियों ने वर्ग विहीन समतामूलक समाज के सपने सामने रखे। 7, प्रगतिवादी कवि बिना आडंबर के अपनी बात सीधी सरल भाषा में व्यक्त करते रहे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है स्वातंत्र्य उत्तरकाल में हिंदी एकांकी। स्वातंत्र्योत्तर काल में हिंदी एकांकी। ठीक है। लिखो,
स्वातंत्र्य उत्तर काल में हिंदी एकांकी के क्षेत्र में नए नए प्रयोग होने लगे। रेडियो ने इस विद्या को श्रव्य भी बनाया तथा रेडियो रूपक नाम से एक नई विद्या विकसित हुई। इस काल में तो कौन कौन से एकांकीकार हुए? इस काल में मोहन राकेश, विपिन कुमार अग्रवाल, शांति मेहरोत्रा, विनोद रस्तोगी, चिरंजीत, सत्येंद्र शरत, अज्ञे, देवराज दिनेश, सुरेंद्र वर्मा, भारत भूषण अग्रवाल, वागीश कुमार सिंह आदि नए एकांकीकारों का इस क्षेत्र में योगदान रहा है। इनके एकांकियों में काव्यात्मकता, नाटकीयता एवं शाश्वत मानवीय प्रश्नों का प्राधान्य है। ये एकांकी रेडियो पर प्रसारित करने एवं रंगमंच और दूरदर्शन पर अभिनय करने में सफल हैं। इस प्रकार हिंदी एकांकी का उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से आपने स्वातंत्रता काल में हिंदी एकांकी के संदर्भ में पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, आप ये नोट्स हैं वो तैयार करते रहें, याद करते रहें और समझते रहें। और थैंक्स यू। आज के कक्षाओं में बस इतना ही।